एक परिवार जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है किसी अदृश्य ताकत की वजह से। आज हम बात करेंगे हेरिडिटरी की, जहां हर मौत एक प्लान का हिस्सा होती है। तो अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो सच नहीं है। यहाँ पर कहानी शुरू होती है यूटा के एक शांत इलाके में, घने जंगलों से घिरे एक बड़े से घर में। यहाँ रहता है ग्राहम परिवार। परिवार की मुखिया एनी है, जो एक प्रतिभाशाली मिनिएचर आर्टिस्ट है और बेहद बारीकी से छोटे घरों और दृश्यों के मॉडल बनाती है। उसके पति स्टीव पेशे से मनोचिकित्सक हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 16 साल का बेटा पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली। फिल्म की शुरुआत होती है एक अंतिम संस्कार के दृश्य से। एनी की मां एलन टेपरले 78 साल की उम्र में दुनिया छोड़ चुकी हैं। ग्राहम परिवार इस दुखी अवसर पर उपस्थित होता है। अपने भाषण में वो कहती है कि एलन एक बेहद गोपनीय और रहस्यमयी महिला थी। साथ ही वो ये भी मानती है कि माँ के साथ उसके रिश्ते हमेशा सरल या सहज नहीं रहे। लेकिन तभी एनी एक अजीब बात नोटिस करती है। एक व्यक्ति लगातार चार्ली को घूरते हुए मुस्कुरा रहा है। उसका व्यवहार बिल्कुल विचित्र लगता है और चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही व्यक्ति है जो बाद में कहानी में फिर से नजर आएगा। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार घर वापसी करता है। चार्ली अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसका व्यवहार सामान्य नहीं है। वो बेहद कम बोलती है और गले से एक अजीब सी टक टक की आवाज निकालती रहती है। उसका ये अनोखा अंदाज बेहद रहस्यमयी प्रतीक होता है। और फिर एक दिन स्कूल में कुछ और रहस्यमयी घटता है। एक पक्षी खिड़की से टकराकर मर जाता है। चार्ली बाहर जाती है और वो मरे हुए पक्षी का सिर काटती है और उसे अपने बैग में रख लेती है। बाद में वो उस कटे हुए सिर का इस्तेमाल एक छोटे से डायोरामा बनाने में करती है, जिसमें वो अपनी गोलियों की बोतल का भी इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे ये घटनाएं हमें एहसास दिलाने लगती हैं कि इस परिवार के साथ कुछ गहरा और भयानक रहस्य जुड़ा हुआ है। उस रात जब चार्ली अपने कमरे में गहरी नींद में होती है, अचानक उसकी आंखें एक अजीबोगरीब प्रकाश से खुल जाती हैं। वो उस रोशनी को घूरने लगती है। उसे अपनी दादी एलन दिखती है, जो आग की लपटों से घिरी हुई है। घबराकर चार्ली चीख पड़ती है। चार्ली की चीख सुन उसकी मां एनी दौड़कर कमरे में आती है। चार्ली कांपते हुए कहती है, मुझे नानी चाहिए। एनी ये सुनकर बेहद परेशान हो जाती है और मानसिक उथल-पुथल से बचने के लिए अगले ही दिन एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाती है। वहां वो अपनी जिंदगी के ख्वाबों को साझा करती है। कैसे उसकी माँ उसे पूरी तरह काबू में रखना चाहती थी, कैसे उसके पिता ने डिप्रेशन में आकर खुद को भूखा मार दिया और कैसे उसके भाई ने सिर्फ 16 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी माँ उसे किसी शापित शक्तियों का शिकार बना रही है। एनी एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वो नींद में चलते हुए खतरनाक हरकतें कर बैठती थी। एक बार सपना देखते हुए वो उठ खड़ी हुई और अपने दोनों बच्चों पीटर और चार्ली के ऊपर पेंट थिनर डाल दिया। उसके हाथ में जलती माचिस थी। वो इस घटना को याद करते हुए कहती है कि उसका इरादा उनके जीवन को खत्म करने का नहीं था। वो हालात को किसी अनहोनी से बचाने की कोशिश कर रही थी। एनी के पति स्टीव, जो पेशे से मनोचिकित्सक हैं, इसे मानसिक बीमारी करार देते हैं, लेकिन असल में ये मामला कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे तर्क की सीमाओं में बांधना आसान नहीं था। एक दिन पीटर एनी से पूछता है, क्या मैं एक पार्टी में जा सकता हूँ? एनी कहती है, ठीक है, लेकिन अपनी बहन चार्ली को भी साथ ले जाना। पीटर इस निर्णय से खुश नहीं होता, लेकिन वो माँ की बात मान लेता है। पार्टी में पहुंचकर वो अपनी क्रश ब्रिजिट के साथ समय बिताने लगता है और चार्ली को अकेला छोड़ देता है। चार्ली वहां एक तरफ बैठी होती है। तभी कोई चॉकलेट का केक परोसता है
चार्ली बिना कुछ सोचे केक खा लेती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि केक में अखरोट हैं। और फिर जो होता है वो भयानक होता है। चार्ली को नट्स से गंभीर एलर्जी है। उसका गला सूज जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पीटर घबरा जाता है और तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। रात घनी है, सड़कें वीरान हैं। पीछे की सीट पर चार्ली तड़प रही है और हवा के लिए खिड़की से बाहर सिर निकाल देती है। अचानक पीटर की नजर सड़क पर पड़े एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है। वो गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रण खो बैठता है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। गाड़ी सड़क किनारे लगे विद्युत खंभे से टकरा जाती है और चार्ली का सिर, जो खिड़की से बाहर था, उसी खंभे से भयानक तरीके से टकरा जाता है। पल भर की घटना सब कुछ बदल देती है। चार्ली की जान चली जाती है। पीटर गाड़ी रोकता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसकी नजर चार्ली के शरीर पर पड़ती है, लेकिन उसका सिर नहीं है। ये मंजर उसे भीतर तक हिला देता है। सदमे में डूबा पीटर गाड़ी वहीं छोड़कर बिना कुछ कहे घर लौट आता है। सीधे अपने कमरे में चला जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर पूरी रात चार्ली का सिरविहीन शरीर पड़ा रहता है। सुबह जब एनी कुछ लेने गाड़ी के पास जाती है तो वो पिछली सीट खोलते ही चीख उठती है। चार्ली का सारा शरीर खून से लथपथ पड़ा होता है और उसकी गर्दन से सिर गायब होता है। ये दृश्य फिल्म का पहला बड़ा झटका होता है और यहीं से कहानी और गहराई में उतरती है, मानो अंधेरे का अंतहीन समंदर खुल गया हो। चार्ली के अंतिम संस्कार के बाद परिवार पूरी तरह टूट जाता है। पीटर गिल्ट और पछतावे में डूब जाता है। उसे हर पल ये ख्याल सताता है कि उसने अपनी छोटी बहन को अकेला क्यों छोड़ा। वो धीरे धीरे अपने जीवन से भागने लगता है, marijuana लेता है, स्कूल जाना छोड़ देता है। दूसरी तरफ एनी पीटर के प्रति कड़वाहट से भरने लगती है। उसे हर बार पीटर को देखकर अपनी बेटी की मौत याद आती है और ये उसके लिए असहनीय हो जाता है। स्टीव हर किसी को संभालने की कोशिश करता है, जैसे किसी चटकती दीवार को गिरने से रोकने की आखिरी उम्मीद हो। इस दर्दनाक माहौल में एनी फिर से सपोर्ट ग्रुप जाने लगती है। एक दिन पार्किंग में उसकी मुलाकात जोन नाम की एक रहस्यमयी औरत से होती है, जो पहली नजर में ममतामयी और सहानुभूति से भरी लगती है। जोन उसे बताती है कि उसने अपने पोते को खो दिया था, लेकिन उसने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला जिससे वो अब अपने मरे हुओं से बात कर सकती है। वो एनी को एक रीत, एक तरह के अनुष्ठान के बारे में बताती है। जोन एनी को अपने अपार्टमेंट पर बुलाकर ये प्रक्रिया सिखाती है। वो एक मंत्र पढ़ती है, एक चौक बोर्ड पर लिखाई कराती है और एक छोटे गिलास का इस्तेमाल करते हुए जादुई संकेत दिखाती है। और फिर आश्चर्यजनक रूप से उसमें जान आती दिखती है। गिलास अपने आप हिलता है, शब्द बनने लगते हैं, चीजें इधर उधर हो जाती हैं। दावा किया जाता है कि जोन के मरे हुए पोते की आत्मा इस माध्यम से प्रकट हुई थी। एनी स्तब्ध रह जाती है और तय करती है कि वो भी अपनी बेटी चार्ली से संपर्क साधेगी। रात में वो स्टीव और पीटर को साथ बुलाकर वही अनुष्ठान करने पर जोर देती है। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती है, घर की चीजें अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। दीवार पर टंगी तस्वीर अचानक नीचे गिर जाती है, एक गिलास टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन सबसे डरावना क्षण तब आता है जब एनी का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आवाज चार्ली जैसी हो जाती है। वही दर्द भरी आवाज में चीखना और रोना शुरू करती है। वो चीखती है, मेरा सिर दुख रहा है। ये एक दिल दहला देने वाला संकेत है उस भयानक मौत की ओर, जब चार्ली का सिर अलग हो गया था। पीटर अचानक डर के मारे बौखलाकर चीख उठता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। स्टीव हड़बड़ी में पानी का गिलास लेकर एनी पर फेंक देता है। जैसे ही पानी एनी के चेहरे पर पड़ता है, वो हकबकाई हुई हालत से बाहर निकलकर सामान्य हो जाती है।
लेकिन हवा में अब भी कुछ अनदेखा और खौफनाक मंडरा रहा होता है। शायद असली खौफ अब शुरू होने वाला होता है। पीटर अपने स्कूल की क्लास में बैठा होता है। अचानक उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ती है, लेकिन वो सामान्य परछाई नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वो उसे ध्यान से घूर रही हो। तभी एक परिचित सी आवाज गूंजती है, चार्ली की अनोखी क्लिक। पीटर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें अटकने लगती हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के पीटर का सिर बार बार डेस्क से टकराने लगता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार इतनी ताकत से कि उसकी नाक टूट जाती है और खून रिसने लगता है। पूरी क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे चीखने लगते हैं, शिक्षक सहमे हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। उधर एनी को चार्ली की पुरानी स्केचबुक हाथ लगती है। वो उसके पन्ने पलटती है और अंदर की डरावनी आकृतियों को देखकर उसका दिल सहम जाता है। चार्ली ने एक सिर विहीन शरीर का चित्र बनाया था, जो सिर पर ताज पहने होता है। लेकिन सबसे विचित्र बात तब आती है जब एनी देखती है कि स्केचबुक के खाली पन्नों पर अचानक से नई आकृतियां उभरने लगती हैं। उनमें एक चित्र पूरी तरह भयभीत कर देने वाला होता है। पीटर घुटनों के बल झुका हुआ और उसके ऊपर एक भयानक दानव खड़ा होता है। एनी तुरंत स्केचबुक को जलाने की ठान लेती है। जैसे ही वो किताब को आग की लपटों में फेंकती है, उसका हाथ भी अचानक आग की चपेट में आ जाता है। दर्द और डर से चीखती एनी आग बुझाने की कोशिश करती है और किताब को जलती लपटों से बाहर निकालती है। ये भयानक घटना उसे साफ समझा देती है, ये केवल एक आत्मा की उपस्थिति नहीं है, मामला किसी अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट ताकत का है। अत्यधिक भयभीत एनी जोन के पास जाने का निश्चय करती है। जब वो जोन के अपार्टमेंट पहुंचती है तो वहां सब कुछ असामान्य होता है। चारों ओर खामोशी, जगह पूरी तरह खाली है। धीरे धीरे अंदर जाकर उसकी नजर एक रहस्यमय मंदिर पर पड़ती है। वहां पीटर, चार्ली और उसकी मां एलन की तस्वीरें रखी होती हैं। इस मंदिर के पास ही एक पुरानी किताब रखी होती है। एनी किताब उठाती है और पढ़ने लगती है। किताब में लिखा होता है, राजा पैमॉन, नरक के 8 राजाओं में से एक प्रमुख दानव जो पुरुष शरीर में निवास करता है। इसे बुलाने वाले को अपार धन और असीम शक्ति प्राप्त होती है। एनी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपनी मां एलन के पुराने फोटो एल्बम को देखती है और एक और चौंकाने वाले सच का सामना करती है। तस्वीरों में एलन उसी महिला जोन के साथ खड़ी होती है। दोनों ने एक जैसे लॉकेट पहने होते हैं। तस्वीरें साफ बता रही होती हैं कि उसकी मां एलन किसी अजीबोगरीब पंथ की मुख्य सदस्य थी, जिसमें जून उनकी विश्वास पात्र अनुयायी थी। अब एनी को यकीन हो जाता है वो किसी भयावह जाल में फंस चुकी है, जिसे उसकी मां ने ही शुरू किया था। अब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ये कोई साधारण संयोग नहीं था कि चार्ली की मृत्यु हुई। तेल के खंबे पर उकेरा गया पैमॉन का निशान वही होता है जो चार्ली के स्कूल में उस समय देखा गया था जब एक पक्षी कांच की खिड़की से टकराया था। इसकी योजना पहले से ही बनाई गई थी। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था। और चौंकाने वाली बात यह है कि चार्ली असल मायने में कभी चार्ली थे ही नहीं। जन्म से ही वो पैमॉन का वाहन थी। यही कारण था कि वो इतनी अजीब थी। पक्षियों के सिर काटना, वो रहस्यमयी क्लिक की आवाज और उसकी अलग थलग प्रवृत्तियां, वो वास्तव में एक दानव के प्रभाव में थी। और अब पैमॉन को वो चाहिए जिसकी हमेशा से तलाश थी, एक पुरुष शरीर, और वो है पीटर। रात हो चुकी है। एनी अटारी की ओर जाती है। वहां का माहौल भयानक और भारी है। हर जगह अंधेरा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं और वहां उसकी मां एलन की सिरविहीन लाश पड़ी होती है। मृत शरीर के इर्द गिर्द अनगिनत रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह बने होते हैं। एनी घबराई हुई नीचे लौटती है
और स्टीव को सच्चाई बताती है। लेकिन स्टीव को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि एनी पागल हो चुकी है। वो एनी पर आरोप लगाता है, तुमने अपनी मां की कब्र खुद खोदी है ना? एनी जानती है कि वो सच कह रही है, पर स्टीव उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। एनी उससे कहती है, तुम्हें स्केचबुक चलानी होगी, ये पीटर को बचाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी होती है। स्टीव स्केचबुक चलाने से इनकार कर देता है। तब एनी खुद उसे उठाकर आग में फेंक देती है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। स्केचबुक को कुछ नहीं होता है, पर स्टीव आग में जलने लगता है। आग की लपटें उसे अपनी जकड़ में ले लेती हैं। एनी केवल चीख सकती है, लेकिन उसके आंखों के सामने उसका पति जलकर राख हो जाता है। ये वही मंजर होता है जिसे उसने अपने बुरे सपने में बार बार देखा था। और उसके बाद एक चमकती हुई रोशनी उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। एनी अब पहले वाली एनी नहीं रहती। अब वो पैमॉन का एक हिस्सा बन चुकी है। पीटर वो नीचे आता है और अपने पिता की जली हुई लाश देखता है। डर और सदमे से वो चीख उठता है। तभी उसकी निगाह अपनी मां पर पड़ती है, मगर ये उसकी मां नहीं रही। उसकी आंखें खाली हैं, उनमें कोई भावना नहीं बची। एनी, जो अब एनी नहीं रही, दीवार पर चिपकी हुई मकड़ी की तरह रेंग रही होती है। छत पर चलती हुई उस भूतिया आकृति को देखकर पीटर भयभीत होकर वहां से भागने लगता है। एनी, जिसमें अब पैमॉन का वास है, पीटर का पीछा करते हुए उसे पूरे घर में दौड़ाती है। पीटर घबराकर अटारी में जाकर खुद को बंद कर लेता है। लेकिन एनी उतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, और जब वो सफल नहीं होती तो अपना सिर दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगती है। और फिर जो होता है वो भयावहता का चरम होता है। वो अचानक रुकती है और पियानो के तार की मदद से अपना सिर काट लेती है, एक ही झटके में। उसका कटा हुआ सिर नीचे गिर जाता है और उसका सिरविहीन शरीर हवा में उठकर तैरने लगता है। पीटर इस भयानक दृश्य को देखता है, अपनी मां का सिर कटा हुआ और उसका शरीर हवा में तैरता हुआ। डर और सदमे से भरकर वो अटारी की खिड़की से छलांग लगा देता है। नीचे गिरते हुए उसका सिर जमीन से टकराता है और वो या तो मर जाता है या बेहोश हो जाता है। इसी दौरान वही चमकती हुई रोशनी जो पहले एनी में प्रवेश कर चुकी थी, अब पीटर के शरीर में समा जाती है। जब वो उठता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वो क्लिक की आवाज निकालता है, ठीक उसी तरह जैसे पहले चार्ली करती थी। ये स्पष्ट हो जाता है कि अब पीटर असल में पीटर नहीं रहा, वो राजा पैमॉन बन चुका है। राजा पैमॉन बना पीटर अपनी मां की सिर कटी लाश के पीछे पीछे चलता है। वो उसे एक ट्री हाउस की ओर ले जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वहां मोमबत्तियों का उजाला होता है और कई नग्न लोग पहले से मौजूद होते हैं। वही लोग जो एलन के कल्ट के सदस्य थे। वहां खड़ी जोन एनी और एलन की सिर कटी लाशों के साथ उनका सम्मान करती हुई दिखती है। बीच में एक पुतले पर चार्ली का सिर रखा होता है, जो ताज से सुजत्सित होता है। जोन धीरे धीरे चार्ली के सिर से ताज उठाती है और उसे पीटर के सिर पर रख देती है। फिर वो घुटनों के बल बैठ जाती है और कल्ट के बाकी सदस्य भी उसकी नकल करते हैं। थोड़ी देर बाद वो घोषणा करती है, हे राजा पैमॉन, हमने तुम्हारे लिए एक पुरुष शरीर प्राप्त कर लिया है। अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। पीटर, जो अब पूरी तरह से राजा पैमॉन बन चुका है, बेजान खड़ा रहता है, ऐसे भावहीन जैसे उसके अंदर सारी मानवीय संवेदनाओं ने दम तोड़ दिया हो।
फिल्म का ये खतरनाक अंत शांत लेकिन गहन प्रभाव छोड़ता है। आखिरी दृश्य में स्क्रीन पर ट्री हाउस दिखाया जाता है, वही स्थान जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हेरिडिटरी 2018 की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली डरावनी घटनाओं से दर्शकों को बांध कर रखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही और भी डरावनी, इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग मूवीज़ की कहानी हिंदी में सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगली कौन सी मूवी आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो। आपकी रिक्वेस्ट हमारी अगली वीडियो बन सकती है। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।